आज की इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। नायब सिंह जी ने झूठ बोलने में पीएचडी कर ली है और एक नई नीति हरियाणा के अंदर लेके आए हैं, आगे दौड़ पीछे छोड़। ये नई नीति है जिसके ऊपर हरियाणा आज के दिन चल रहा है। दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के लिए आज हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। दोनों ही नायब सिंह जी के झूठ की पीएचडी और उनकी आगे दौड़ पीछे छोड़ की नीति को पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं। पहला मुद्दा, हरियाणा को कहा जाता है कि यह खेलों का प्रदेश है और आपने पिछले दिनों में यह देखा कि जिस प्रदेश के खिलाड़ी अपना पसीना बहाकर अपनी मेहनत से उनके माता पिता की पाई पाई जोड़ के जो कमाई की गई उसको खर्च करके ओलंपिक में और इंटरनेशनल खेलों में मेडल लेके आते हैं, वो खिलाड़ी हरियाणा के अंदर जर्जर मैदानों में किस तरीके से पोल गिरने से मारे गए। वो क्या कम था नायब सिंह जी कि हरियाणा के खिलाड़ी आपकी जर्जर खेल व्यवस्था के शिकार होकर मर रहे हैं, जो अब आपने हरियाणा के 37,000 खिलाड़ियों की डाइट का पैसा रोक दिया। मतलब पहले नायब सिंह जी के खराब खेल व्यवस्था के नीचे दब के खिलाड़ी मर रहे थे, अब नायब सिंह जी ने उनको भूखा मारने की नीति अपना ली कि इनको हम भूखा मारेंगे। मेडल तो बहुत दूर की बात है, मेडल कब लेके आएंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हरियाणा सरकार जो पहले से काफी पहले से खेल नर्सरी चलाती है, जिसका पर्पस ये है कि नीचे के लेवल पे जो प्लेयर्स हैं वो खेल करके अच्छी डाइट लेके अच्छी ट्रेनिंग लेकर के वो इंटरनेशनल और नेशनल खेलों के अंदर कंपीट कर सकें। पिछले 10 महीने से हरियाणा की करीब करीब 1,500 खेल नर्सरियों में प्रैक्टिस कर रहे 37,000 खिलाड़ियों को पिछले 10 महीने से डाइट का पैसा नहीं मिला है। इन खेल नर्सरियों के अंदर जो कोच ट्रेनिंग देते हैं, पिछले 10 महीने से उनको उनकी तनख्वाह, उनका पैसा नहीं मिला है। तो आप मुझे बताइए कि ये खिलाड़ी अपनी डाइट का इंतजाम करें या खेल की तैयारी करें। और उसके बाद सिर्फ इतना नहीं, 10 महीने से ये पैसा तो इन खिलाड़ियों को मिला ही नहीं है। अब नायब सिंह जी कह रहे हैं कि फरवरी और मार्च में ये खेल नर्सरियां बंद रहेंगी। आपने कभी सुना है कि कोई खिलाड़ी 2 महीने की छुट्टियां काट के इंटरनेशनल मेडल की तैयारी कर रहा हो? क्या ये सोच सकते हैं कि कोई खिलाड़ी जो रोज सुबह उठ के, अर्ली मॉर्निंग उठ के, दिन के घंटों प्रयास करके अपने आप को खेल के लिए तैयार करता है, उसको सरकार ये कह रही है भाई 2 महीने छुट्टी ले लो, हम बजट नहीं देंगे। फरवरी और मार्च 2 महीने के लिए सारी खेल नर्सरियां हरियाणा प्रदेश की बंद रहेंगी। ये 37,000 खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, कोचेज को तनख्वाह नहीं मिलेगी, 2 महीने का डाइट का पैसा वैसे तो मिल ही नहीं रहा पिछले 10 महीने से, लेकिन 2 महीने का रिकॉर्ड में भी नहीं चढ़ेगा, कागजों पे भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा प्रदेश हरियाणा के अंदर नायब सिंह जी इस वक्त बना रहे हैं। लगातार खिलाड़ियों को निरुत्साहित करना, उनको खेल से दूर ले जाना, और जब खिलाड़ी खेल से दूर जाते हैं, युवा खेल से दूर जाते हैं, तो फिर नशा पूरे प्रदेश को कैप्चर कर लेता है। यह हमने पिछली सरकारों में पंजाब के अंदर देखा, अब वहां से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो हरियाणा की नायब सिंह सरकार हरियाणा के युवाओं को खेलों से दूर करके नशे के चंगुल में धकेल रही है। और इस पे नायब सिंह जी ये कह रहे हैं कि हम नई खेल नर्सरी खोलेंगे। इसलिए मैंने कहा आगे दौड़ पीछे छोड़। जो खेल नर्सरी पहले खुली हुई हैं उनके युवाओं को डाइट नहीं मिल रही और नई खेल नर्सरी खोलने का दावा कर रहे हैं। दूसरी बात, नायब सिंह जी ने कल ही एक प्रेस स्टेटमेंट में कहा, कहते किसी की पेंशन नहीं कटी। हरियाणा के अंदर 75,000 से ज्यादा लोगों की पेंशन काट दी गई है। 75,000 से ज्यादा लोगों की पेंशन। और नायब सिंह जी ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि किसी की पेंशन नहीं कटी। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? छोटी मोटी डिग्री से तो इतना बड़ा झूठ बोला नहीं जा सकता। इसका मतलब नायब सिंह जी ने झूठ बोलने में पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली है।
और क्या कह के ये पेंशन काटी जा रही है? किसी को ये कहा जा रहा है कि किसान के फसल का पैसा उसके अकाउंट में आया तो उसको ये कह दिया गया, अरे तुम तो बहुत कमाते हो। मतलब किसी किसान का अगर 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया अगर उसके अकाउंट में आ गया फसल का, तो उसको कहा जा रहा है कि 3 लाख रुपए कमाई है तुम्हारी, तो तुम्हें पेंशन नहीं देंगे, उसकी पेंशन काट दी। अरे किसान की कमाई पे तो इनकम टैक्स भी नहीं लगता, और इसलिए नहीं लगता किसान की कमाई पे इनकम टैक्स क्योंकि कमाई होती ही नहीं। सिर्फ उसकी रोजी रोटी चलने जितना पैसा अगर वो कमा ले तो बहुत बड़ी बात है। किसान का खर्चा इतना होता है, और नायब सिंह जी का गणित ये कहता है कि किसान का खर्चा वर्चा मत देखो, जो भी फसल बेच के पैसा आया सारी किसान की कमाई है, उसको कमाई दिखा के पेंशन किसानों की काट दी गई। किसी परिवार में परिवार पहचान पत्र में पूरे परिवार की आय जोड़ के उसको 3 लाख से ऊपर दिखा दिया और एक बुजुर्ग की पेंशन काट दी। भाई बुजुर्ग की पेंशन का परिवार की आय से क्या लेना देना? बुजुर्ग की पेंशन परिवार पे डिपेंडेंसी खत्म करके उसको स्वाभिमान के साथ अपने जीवन के अंतिम वर्षों को जीने की एक मौका देने के लिए वो बुजुर्ग पेंशन शुरू की गई थी। नायब सिंह जी कह रहे हैं तुम्हारा तो परिवार बहुत कमाता है, तुम्हारी पेंशन नहीं देंगे। ऐसी नायब सिंह जी ने पेंशन काट दी। फिर किसी का नाम मिसमैच, किसी का सरनेम मिसमैच, किसी की उम्र मिसमैच। अरे भाई गलती तुम्हारे अधिकारियों की, रिकॉर्ड तुम्हारे खराब, और पेंशन लोगों की रोक ली। पूरे हरियाणा के अंदर इस वक्त जिस दफ्तर में आप जाके देखो सैकड़ों लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, कहीं बुजुर्ग खड़े हैं, कहीं महिलाएं खड़ी हैं। सब लोग ये कह रहे हैं कि हमारी पेंशन कट गई। क्यों कटी कारण नहीं समझ में आ रहा। कहीं जाते हैं तो बताते हैं जी आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए फसल के, कहीं जाते हैं कहते हैं आपका सरनेम नहीं मैच कर रहा, कहीं जाते हैं तो कह रहे हैं आपकी उम्र नहीं मैच कर रही। तो ये रिकॉर्ड की गलतियां नायब सिंह जी की सरकार करे और भुगते हरियाणा की जनता। इसलिए मैंने ये कहा कि ऑन रिकॉर्ड झूठ बोलने में नायब सिंह जी पीएचडी कर चुके, माहिर हो गए हैं। ये 2 ऐसे विषय हैं जिनसे इस वक्त पूरे हरियाणा के अंदर लोगों में बेहद नाराजगी है। नायब सिंह जी की सरकार से वो जवाब मांग रहे हैं, लेकिन नायब सिंह जी कह रहे हैं कि भाई आई एम तो चिल, मैं तो हंसूंगा, इधर उधर घूमूंगा, मैं किसी बात का कोई जवाब नहीं दूंगा। तो इसलिए हम ये पोस्टर आज जारी कर रहे हैं। ये नायब सिंह जी चिल सीएम है, आई एम चिल। 75,000 लोगों की पेंशन कट जाए, नायब सिंह जी चिल। 37,000 खिलाड़ियों को डाइट का पैसा न मिले, नायब सिंह जी चिल। उनको अपने हंसी ठट्ठों से फुर्सत नहीं है। पूरी तरह से हरियाणा को बर्बादी की कगार तक नायब सिंह जी ले आए हैं। इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है कि इससे पहले कि लोग सड़कों पर उतरें, उनके पुतले जलाने लगे। ये लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं, इनकी तरफ उनको ध्यान देना चाहिए और इन पे उनको लगातार काम करना चाहिए। ऐसी हम नायब सिंह जी से उम्मीद करते हैं। और जो 60 करोड़ रुपया खिलाड़ियों की डाइट का उनकी सरकार ने रोका हुआ है, उसको वो तुरंत प्रभाव से जारी करें। किसानों की आय को, किसानों की जो फसल की बिक्री है उसको आय मानना बंद करें और सभी किसानों की पेंशन दोबारा से बहाल की जाए। ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पे आज हम बात करना चाहते थे। इसके अलावा अगर कोई भी मुद्दा है, कोई सवाल है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। जो आप कह रहे हो पंजाब में घूम रहे हैं, खूब रैलियां कर रहे हैं। मैं तभी तो कह रहा हूं वो चिल कर रहे हैं। अरे भाई जिस प्रदेश के अंदर 75,000 लोगों की पेंशन कट जाए, जिस प्रदेश का किसान त्राहिमाम कर रहा हो, जिस प्रदेश के अंदर महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हो, जिस प्रदेश के अंदर नशा लगातार बढ़ रहा हो, जिस प्रदेश का युवा रोजगार के लिए एचपीएससी दफ्तर के बाहर अभी भी बैठे होंगे। 1700 पोस्ट निकली थी अभी एचपीएससी की, उसमें से सिर्फ 39 भर्ती किए हैं। बाकी पोस्ट कहां लेके जाएंगे दूसरे लोग। Do you wish to move your data science career abroad? Apart from the high pay, a global outlook can really help you stand out from the crowd and advance your employment opportunities at companies like those based out of Silicon Valley. At Scalar Data Science, we are organizing this free masterclass that can help you understand the recruitment process of top tech companies outside India and help you build a strong portfolio. देखिए पूरे देश में अगर आप कंपैरिजन करें, पंजाब लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पूरे देश में दूसरे नंबर पे आता है और हरियाणा
असुरक्षा के नाम पे, नागरिक सुरक्षा के नाम पे पूरे देश के अंदर आखिरी पायदान पे आता है। ये एनसीआरबी का डेटा ऑन रिकॉर्ड है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि कोई कंपैरिजन करना कहीं दूर दूर तक भी वाजिब नहीं है। हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। दिन दहाड़े गोलीबारी, हत्या, दिन दहाड़े वहां पर फिरौती मांगना, ये बहुत आम बात हो गई और महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दूसरे पर पत्थर फेंकने का अधिकार उसको कतई नहीं जिसके खुद के घर शीशे के हों। नायब सिंह जी को पहले हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले एसवाई को लेकर दोनों मुख्यमंत्री एक साथ बैठे थे। पंजाब का टेक पहले बड़ा क्लियर था कि कुछ बात नहीं किया जाएगा। अब इतना बड़ा सेंसिटिव मुद्दा जो कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर सेंटर की इंटरवेंशन के बाद जो है दोनों मुख्यमंत्री आते हैं और कहते हैं कि अधिकारी इसको रिजॉल्व करेंगे। क्या समझते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस मुद्दे के ऊपर बहुत बार हम लोगों ने चर्चा की है। एक ही कमी है इस मुद्दे के अंदर जिसकी वजह से समाधान नहीं हो रहा है। आप समझ लीजिए, परिवार के दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो और जब तक पिता बीच में नहीं बैठेगा तब तक समझौते के चांसेस नहीं होते हैं। और पिताजी जो हैं आजकल वो एप्स्टीन फाइल्स के दबाव में हैं, अमेरिका के सामने घुटने टेके हुए हैं, उनको अपनी मुसीबतों से छुटकारा नहीं मिल रहा। आप कहते हो जाके हरियाणा और पंजाब की समस्या सुलझाओ, तो भाई आप ये मोदी जी से गलत उम्मीद कर रहे हो। मोदी जी हरियाणा के अंदर रैली में बोल के गए थे कि पाकिस्तान का पानी रोक के पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान को दे दूंगा। वो पाकिस्तान पानी जा रहा है दुश्मन देश में, लेकिन हरियाणा के अंदर पानी नहीं देना चाहते मोदी जी। इसलिए ना वो किसी मीटिंग में आते, ना उनका इस मुद्दे पे कोई इंटरेस्ट। वहीं पे सुई अटकी हुई है। वो कहते हैं ना, वहीं पे कृपा अटकी हुई है, तो कृपा वहीं अटकी हुई है, मोदी जी से ही निकलेगी। एप्स्टीन फाइल का आपने सही नाम लिया। देश के कई ब्यूरोक्रेट्स के नाम आ रहे हैं उसमें, प्राइम मिनिस्टर का नाम उसमें आ रहा है, लेकिन सरकार के अंदर से कोई इस पर हलचल नहीं है, किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एप्स्टीन, पहले तो ये समझिए कि एप्स्टीन कौन व्यक्ति है। वो एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा निर्दयी, एक ऐसा घटिया मानसिकता वाला व्यक्ति है जो छोटी बच्चियों के साथ कुकर्म के काम करने और तमाम जो पार्टियां अरेंज वो करता था उसमें शामिल है। उसकी जितनी भर्त्सना की जाए, मतलब कोई इंसान कहने लायक भी व्यक्ति नहीं है वो। मैं ये सोच के बहुत परेशान हो जाता हूं कई बार कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री का किसी भी मायने में ऐसे किसी व्यक्ति के साथ नाम का जुड़ना जो बच्चियों के साथ कुकर्म का दोषी हो, जिसके ऊपर इतना बड़ा आपराधिक आरोप लगा, जो साबित भी हुआ, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ प्रधानमंत्री जी का नाम जुड़े, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पे सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन उसके एवज में क्या करते हैं? संजय सिंह जी ने सदन के अंदर पूछ लिया कि भाई एप्स्टीन फाइल के ऊपर कोई अपना जवाब दीजिए, बताए सरकार। तो संजय सिंह जी को ही प्रधानमंत्री खुद अपने मुंह से उनके ऊपर पर्सनल हमले, केजरीवाल जी के ऊपर पर्सनल हमले उन्होंने शुरू कर दिए। क्यों भाई? ऐसा क्या दर्द है? एप्स्टीन फाइल का नाम ले लिया तो क्यों इतने परेशान होते हो? इसी से पता चलता है कि जो कई अनसुलझी गुत्थियां हैं पिछले कुछ समय से, देश के लोगों को आज तक नहीं पता चला कि जब हम युद्ध जीत रहे थे पाकिस्तान के साथ तो हमने सीज फायर क्यों कर लिया। तब भी लोगों के मन में संदेह था कि ऐसा अमेरिका के पास क्या है कि वो वहां से ट्वीट करके अनाउंस करते हैं और यहां प्रधानमंत्री को वो बात माननी पड़ जाती है। अब जब ये ट्रेड डील हुई है, देश के लोगों के मन में फिर से यही है, अरे कोई भारत का तेल मंत्री कोई ट्रंप थोड़ी है जो वो वहां से आदेश दे देगा कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। ये काम मोदी जी का है। अगर ये ट्रंप अनाउंस करे, और आज भी जो समझौते का जो मसौदा आया है सामने, उसमें भारत के किसानों को शिकारी चंगुल में फेंक दिया है पूरी तरह से भारत की सरकार ने, मोदी जी ने। वो स्पष्ट तौर पे उसमें नजर आता है। उसमें साफ लिखा गया है सारी टैरिफ की शर्तें हमने अमेरिका की मान ली, उनके सारे प्रोडक्ट्स के लिए हमने टैरिफ जीरो कर दिया, उनके लिए हमने कृषि क्षेत्र तक खोल दिया, हमारे किसान को बर्बाद कर दिया। इतने सालों से, आजादी से लेकर अभी तक किसी पार्टी की सरकार रही हो, हमने हमेशा अपने किसानों को बचाया, क्योंकि भारत में किसानी ये कोई व्यवसाय नहीं है। छोटे छोटे किसान है, 1-1, 2-2 एकड़ के किसान है। उनके प्रोडक्ट्स को अगर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट से कंपेयर करना पड़ेगा तो वो तो खत्म, वो तो मर जाएगा। तो इसका मतलब मोदी जी की कोई ना कोई कमजोरी यूएस के हाथ में है, जिसके जरिए वो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं।
हम ये बहुत गंभीरता से ये आरोप लगा रहे हैं। देश को इस विषय में चिंतन करना चाहिए। लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि अमेरिका के दबाव में देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। राणा साहब, आपने कहा कि क्राइम में हरियाणा के हालात बेकार है, पंजाब अच्छा है। ये जो बुढ़ापा पेंशन है, अगर हरियाणा पंजाब को कंपेयर करें, पंजाब में कितनी पेंशन है, हरियाणा पंजाब में किसकी बुढ़ापा पेंशन होगा बेहतर मानते हैं, पंजाब में कितना का क्राइटेरिया के लिए सैलरी होगी इंशाल्लाह? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप ओवरऑल किसी भी योजना में, मैं कहता हूं कि अगर आप कंपैरिजन करें, किसी भी योजना में अगर आप कंपैरिजन करें, मेरे पास रेडी डेटा नहीं होगा अभी, तो नंबर शायद मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन किसी भी योजना में आप कंपेयर करें, किसानों के किसी भी उत्पाद के रेट में अगर आप कंपैरिजन करें, मेडिकल सुविधाएं लोगों को देने में अगर आप कंपैरिजन करें, किसी भी एक योजना को उठा लीजिए और कंपैरिजन कर लीजिए, पंजाब के आंकड़े हरियाणा से कहीं बेहतर हैं। बुढ़ापा पेंशन, मैं वही कह रहा हूं, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स अभी नहीं है। ये नंबर मैं आपको भेज दूंगा कि कितने लोगों को मिलती है और कितनी मिलती है। अच्छा, मुझे ये बताओ, चलो मैं आपसे सवाल कर लेता हूं और जवाब भी दे देता हूं, उसी सवाल में मेरा जवाब भी शामिल है। हरियाणा के अंदर अगर कोई बुजुर्ग बीमार हो जाए, उसका खर्चा कितना आएगा अस्पताल में? पंजाब के अंदर 0 आता है। हरियाणा के अंदर किसी बुजुर्ग के घर का बिजली का बिल कितना आता है? पंजाब के अंदर 0 आता है। हरियाणा के अंदर किसी महिला को अगर बस में ट्रेवल करना हो तो ट्रेवल का खर्चा आता है, पंजाब में ये खर्चा 0 है। मैं उसी पे आ रहा हूं। किसी बुजुर्ग को स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जीने के लिए जो खर्चे करने पड़ते हैं, उन सारे खर्चों के पैरामीटर पर पंजाब के अंदर लगभग 0 खर्चा उनका है। और हरियाणा के अंदर महंगाई इस वक्त चरम पे है, आम आदमी के खर्चे चरम पे हैं। तो ऐसे में अगर आप कंपैरिजन करेंगे दोनों प्रदेशों का, अगर आप नंबर्स मुझसे कहेंगे तो मैं आपको नंबर्स अलग से भेज दूंगा। मुझे लगता है कि किसी भी कंपैरिजन को आप इससे कैसे जस्टिफाई करोगे कि हरियाणा के अंदर 75,000 लोगों की पेंशन कट जाए? मतलब मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई एक मुद्दे के ऊपर हम ये, अच्छा आप इसके बाद 1 to 1 कर लीजिएगा, फिर मैं आपको सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के बारे में सोचा क्या है? आप लोग पिछले 10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं किसी तरह खड़ा होने की। एक आधा आदमी आपका जीत जाता है, वो भाजपा में जाकर बैठ जाता है, ज्यादा फायदा दे जाता है, और 2 लोग आपके जीत जाते हैं, जो मलाई खाने की थाली में जाए, उसके बाद अपना हिसाब किताब। देखिए, मुझे लगता है कि 2 चीजें बहुत स्पष्ट हैं कि 2 चीजें, हाँ जी, 2 चीजें बहुत स्पष्ट हैं कि हरियाणा के अंदर अभी 5 साल सरकार चलाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो 5 साल हरियाणा में क्या करना है, यह सोचना भारतीय जनता पार्टी का काम है। अभी हरियाणा के लोगों ने 5 साल के लिए विपक्ष का मैंडेट कांग्रेस पार्टी को दिया है। तो हरियाणा में सरकार जब काम ना करे तो वो मुद्दे उठाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। आज मैं आपके बीच में बैठ के 2 महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर बात कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी सारे लोगों के कंसर्न के जो मुद्दे हैं उन पे साइलेंट बैठी रहती है। यहीं से वो स्पेस निकलता है जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि आम आदमी पार्टी की क्या योजना है। हरियाणा के लोग तीसरी ताकत की तरफ देख रहे हैं, हरियाणा के लोग थर्ड ऑप्शन तलाश रहे हैं। अगले हफ्ते हमारे पास अभी कोई भी नहीं है, हमारे पास चावल नहीं है, गेहूं नहीं है, गैस लाने के लिए पैसा नहीं है। मेरा नाम अजय बप्पू सोवनकुर है, मैं कोल्हापुर से अंध युवक मंच जो हमारी संस्था है उस संस्था से है। मैं BA BEd स्पेशल एजुकेटर हूँ जो ब्लाइंड बच्चों के लिए सिखाता हूँ। ये जो सब कुछ चलता है, बच्चों का खाना पीना रहना, शिक्षा हो, मेडिकल हो, उनका एजुकेशन हो, सब कुछ जो है वो डोनेशन पे ही चलता है। मंथली जो खर्चा जो है दिन से दिन बढ़ता ही जा रहा है। कमी जो है वो हमारी इकोनॉमिकल जो है वो कम पड़ रही है। आप सब लोगों को हाथ जोड़ के आपकी विनती करते हैं कि प्लीज हमें हेल्प कर दो। एक्यूमुलेट होके आज के दिन 75,000 से ज्यादा हो चुका है। तो इस स्थिति में अगर उसमें करेक्शन इमीडिएटली नहीं किया जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये नंबर आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेगा और 1 लाख से ज्यादा लोगों की पेंशन मिसमैच के आधार पे, उनकी इनकम के आधार पे, परिवार की इनकम के आधार पे ये सब बहाने बना के काटी जा रही है, जिसकी वजह से बहुत अनरेस्ट और लोग जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसेज में करेक्शन कराने के लिए जा रहे हैं, पर उनको कोई जवाब वहां से सरकार से मिल नहीं रहा।
मुझे लगता है कि सरकार ने एक तरीका ढूंढ लिया है कि हमको लोगों के ऊपर बजट वेस्ट नहीं करना है, हमको लोगों के ऊपर खर्च नहीं करना है। तो इसलिए जब आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए योजना हरियाणा सरकार लागू करती है, लेकिन आज तक भी किसी ने ऑन रिकॉर्ड अगर आपको यह बताया हो कि कितनी महिलाओं को महिला सम्मान निधि दी जा रही है, तो आप मुझे बताइए। तो ये सारे के सारे ये तरीके हैं, उनके इतने क्राइटेरिया रख दिए कि उसमें से छन छन के, मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था नायब सिंह जी का, कह रहे थे कि हर महीने 2-3 हजार महिलाएं ऐड हो रही हैं उसमें। तो भाई इस स्पीड से तो फिर 300-400 साल लग जाएंगे हरियाणा की सभी महिलाओं को महिला सम्मान निधि मिलने में। ये सरकार के सोचे समझे तरीके हैं। जितनी भी सोशल स्कीम्स हैं जिनसे लोगों को राहत मिलती है, उन स्कीम्स के बजट को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, कोई ना कोई क्राइटेरिया बना के उनको उससे बाहर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हरियाणा का फाइनेंस इनसे संभल नहीं रहा है, हरियाणा के रेवेन्यूज इंक्रीज करने में ये लोग कामयाब नहीं हो रहे हैं। लेकिन आपसे पहले डॉक्टर सुशील गुप्ता ने भी यही बात कही थी और आप भी यही बात कह रही है कि प्रधानमंत्री का दखलंदाजी इसमें बहुत जरूरी है। तो क्या आप अपनी ही सरकार के उस फैसले में सवाल? देखिए, ये निश्चित तौर पे दोनों प्रदेशों को मिलके इस मामले के ऊपर काम करना है और दोनों प्रदेश गंभीर हैं इसको लेकर के, इसलिए उनके ऑफिसर्स भी आपस में बात करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने तो ये कहा कि कोई भी जब दो भाइयों की लड़ाई होती है, मैं फिर उसी उदाहरण पे आता हूं, आप 10 वकील रख लीजिए, 10 लोग उस भाई के साथ लग जाएं, 10 उसके साथ लग जाएं, पंचायत कर लें, मामला नहीं सुलझेगा जब तक पिता बीच में नहीं बैठेगा। जब पंचायत भी बैठेगी तो कहेंगे भाई इनके पिता को बुलाओ पहले यहां। जब तक प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे, और प्रधानमंत्री जी की ये सोची समझी नीति है कि उनको प्रदेशों को लड़ाना है, उनको जातियों को लड़ाना है, उनको धर्मों को लड़ाना है और उस लड़ाई की आंच पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है, जिसके तहत कभी भी वो इन मामलों का समाधान नहीं होने देंगे। बहन जी, पंजाब में तो कॉलोनियां कटनी शुरू होगी नहर की उसके रास्ते में, मुझे जानकारी नहीं है, आप बता रहे हैं। सर सरकार तो आपकी, मैं कह रहा हूँ सैनी साहब पंजाब में दौरा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे तो पंजाब में सरकार बनाएंगे, कमल खिलाएंगे, आप कह रहे हैं हरियाणा में विकल्प तलाश है। मैंने इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मैंने शुरू की, आपने वो कहावत सुनी है, घर में नहीं दाने, नायब सिंह जी के साथ वही काम है कि उनसे घर नहीं संभल रहा है और वो इधर उधर घूम रहे हैं। ये हरियाणा के लोगों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके मुख्यमंत्री को उनकी चिंता नहीं है, उनके मुद्दों के लिए उनके पास समय नहीं है। रात को 1:30 बजे बताते हैं कि लोगों से मिलता हूं मैं, वीडियो उसके जारी करवाते हैं, और महिलाएं सरेआम दफ्तरों पे खड़े खड़े ये कह रही हैं कि हमने तो 10 बार पूछ लिया, हमसे मिल लो, हमारी पेंशन काटती, हमें पैसा नहीं मिल रहा। खिलाड़ी जिसकी मौत हो गई, 2 खिलाड़ियों की मौत हुई बास्केटबॉल पोल के नीचे, आपने पता किया कि मुख्यमंत्री उनसे कब मिले या नहीं मिले? आपने कभी जाना? अरे अगर हमारे देश के, हमारे प्रदेश के नेशनल खिलाड़ियों के से मिलने का, जिनकी मौत हो जाए उनके परिवार से मिलने का अगर मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है, तो रात को 1:30 बजे लोगों से मिलने की नौटंकी काम नहीं आएगी। ये सरासर साफ दिखाता है कि नायब सिंह जी गंभीर नहीं है। डन। पंजाब को जरूरत है, क्योंकि पंजाब में पिछले 4 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब को पूरे तरीके से हर मामले में पीछे कर दिया है और हरियाणा के मॉडल को पंजाब में जरूरत है। जैसे कौन सा मॉडल? जिसमें कि हरियाणा के अस्पतालों में 50% पद खाली पड़े हैं, वो वाला मॉडल? जिसमें हरियाणा के युवाओं के 1700 पद निकलते हैं और उसमें से 39 भर्ती होती हैं, वो वाला मॉडल? जिसमें यह माना जाता है कि हरियाणा का युवा सिर्फ C और D ग्रुप की नौकरी करने के लिए बना है, वो वाला मॉडल? जिसमें HPSC के चेयरपर्सन ये कहते हैं कि हरियाणा के युवाओं के अंदर कैलिबर नहीं है, वो वाला मॉडल? या जिसमें हरियाणा नागरिक सुरक्षा के मामले में अंतिम पायदान पर आता है, वो वाला मॉडल? या जहां पे आयुष्मान स्कीम बंद हो चुकी हरियाणा में क्योंकि बकाया नहीं चुकाया प्राइवेट अस्पतालों का सरकार ने, वो वाला मॉडल? कौन से वाला मॉडल
पंजाब में लागू करना चाहते हैं नायब सिंह जी, उनको जाके पंजाब में अपनी रैलियों में यह भी बताना चाहिए कि मैं अपने यहां 75,000 पेंशन काट के आया हूं, मैं अपने यहां 37,000 खिलाड़ियों को खाने के लिए डाइट नहीं दे रहा हूं, मेरे यहां पे बिजली मुफ्त नहीं मिलती है, मेरे यहां पे सेहत के 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस नहीं मिलता है। जब वो जाके पंजाब के लोगों को ये बताएंगे तो पंजाब के लोग उनको ये कहेंगे, जा बाबा पहले अपना घर संभाल ले, बाद में बाहर आइए। पार्लियामेंट के बाद जो इंसिडेंट हुआ उसे पंजाब एमसी के इलेक्शन लड़ोगे क्या आप? ये जो 7 जगह पे चुनाव, हाँ जी, मेरे ख्याल से वो बता चुके हैं, अनाउंस किया था सुशील जी ने, वो लड़ेंगे, सब जगह पे लड़ेंगे। पार्लियामेंट के बाद इंसिडेंट हुआ राहुल गांधी के साथ रवनीत की मृत्यु का, इस तरीके से पंजाबियत और तमाम धर्म के साथ इसको जोड़ा जा रहा है। देखिए, क्या आपको ये नहीं लगता है कि जब भी कोई गंभीर विषय देश के सामने आता है तब राहुल गांधी जी उसको डाइवर्ट करने के लिए बहाने ढूंढते हैं? आज एब्स्टिन फाइल पे सब एकजुट होकर के सवाल पूछने की बजाय, जब पूरा देश ये जानना चाहता है कि एब्स्टिन से मोदी जी का क्या रिश्ता है, ऐसे समय पे राहुल गांधी जी लगातार बहस को डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। कभी वो किताब लेकर के आते हैं कि देखिए इसमें चाइना के बॉर्डर का जिक्र है, ताकि आज उस पर चर्चा हो, इस पे 10 दिन बाद भी चर्चा हो सकती थी, इस पे 20 दिन बाद भी चर्चा हो सकती थी। कभी वो जानबूझ के कैमरों की मौजूदगी में कोई ऐसा कमेंट करते हैं जिसके ऊपर बहस होने लगे और डाइवर्ट हो जाए एब्स्टिन फाइल से। क्या ये सोची समझी रणनीति आपको नजर नहीं आती है कि मोदी जी जब भी किसी भंवर में फंसते हैं, जैसे जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और सीज फायर हुआ तो सारा देश पूछ रहा था यार मोदी जी को क्या हो गया, क्यों कर लिया है सीज फायर, हम तो जीत रहे थे। और राहुल गांधी जी क्या पूछ रहे थे, भाई हमारे कितने प्लेन गिर गए, मुझे ये बताओ, मुझे और कुछ नहीं जानना। तो राहुल गांधी जी बहस को डाइवर्ट करने का काम करते हैं। बीजेपी के एजेंट के तौर पे कांग्रेस पार्टी काम कर